डर लग रहा है बाहर निकलने में। तो क्या अ, ये जो जिस तरीके से स्प्रेड हुआ है इसका कहीं आपको अंत नज़र आ रहा है? देखिए राजेश जी, जो भी ग्लोबली जितनी भी पैंडेमिक आज तक फैली हैं, अगर उन सभी को देखें, हम उसकी एनालिसिस करें, तो उससे यही लगता है कि जो भी वायरल पैंडेमिक्स होती हैं, उनकी जो पूरा लाइफ साइकिल होती है वो करीब 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में वेरी करती है, जिसका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो करीब करीब 1.5 साल तक जाता है। और अगर हम ये कहें कि जिस तरीके से कोरोना का अभी डिफरेंट कंट्रीज में जिस तरीके से राइज हुआ और फॉल हुआ, इस तरह से मुझे लगता है कि कम से कम इसका स्पान 1 साल तक तो चलेगा ही। यानी कि अगर हम ये मान के चलें कि फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में पहला केस हमारे देश में आया था, तो मार्च से लेकर जनवरी, मतलब ये पूरा साल तो मुझे लगता है कि कोरोना में ही जाने वाला है। हाँ, ये है कि अभी हमारे देश में राइजिंग ट्रेंड है। राइजिंग ट्रेंड होने की वजह से हम अभी प्लेटू, या ये कहें कि जिसको फ्लैटनिंग ऑफ कर्व की बात कर रहे थे, वो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व अभी तक नहीं आई है। और जब तक फ्लैटनिंग ऑफ कर्व नहीं आता है तब तक हमारे लिए खतरा बना हुआ है। अभी भी हमारे दिन प्रतिदिन केसेस के नंबर बढ़ रहे हैं, यानी कि फ्लैटनिंग आने में अभी टाइम है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारे देश में पीक आने का समय होगा जुलाई लास्ट या अगस्त 15 अगस्त से जुलाई 31 जुलाई के बीच में कभी इसका पीक आएगा। और अगर वो पीक आता है, उस पीक के बाद ये करीब करीब 3 से 4 महीने तक फ्लैट होगा और फिर उसके बाद डाउन करना शुरू करेगा। तो अगर हम इस तरह से देखें तो ये पूरा साल ही फैला रहेगा। हाँ, ये है कि जब तक ये फ्लैटनिंग नहीं स्टार्ट होती है तब तक आपके माध्यम से, एनबीटी के माध्यम से सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लाइफ को नॉर्मल मत समझिए। ये जिस तरीके से लॉकडाउन खोला गया है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और बहुत सारे इकोनॉमिक चीजों को मिला करके खोला गया है, उसके प्रेशर को लेते हुए खोला गया है। बट एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज ए मेडिकल एडवाइजर, मेरी एडवाइस यही है कि आप अपने आप को लॉकडाउन को नियमों में बांध के रखें। जब तक अति आवश्यक नहीं हो आप घरों में से न निकलें। अभी जैसे मॉल खोलने की बात हो रही है, मंदिर, मस्जिद, गिरजा खोलने की बात हो रही है, मेरा ये मानना है, अगर मेरी बात मानी जाए तो इसको खोलने की जरूरत नहीं है। मार्केट प्लेसेस लिमिटेड खुलें, टाइम बाउंड खुलें, और जितना कम से कम लोग बाहर निकलें उतना बेहतर है। नहीं तो ये बात मान लीजिएगा कि आपने अभी देखा, अभी जब हम राइजिंग ट्रेंड में है, तो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो देख रहे हैं जिस तरीके से बेड की मारामारी चल रही है। सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड भर चुके हैं। अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी का एक नया आदेश आया जिसमें 20% से 40% कुछ हॉस्पिटल्स में बेड ले लिए गए हैं। तो अल्टीमेटली हम जा किस तरफ रहे हैं? आप ये समझिए कि दिल्ली में टोटल हॉस्पिटल बेड स्ट्रेंथ मैक्सिमम करीब 20,000 है, 20 से 25,000। जी। अब उसको अगर कितना भी बढ़ाएंगे, पूरा कब्जा कर लेंगे तो ज्यादा ज्यादा 35,000 हो जाएगा। यानी कि और जो मरीज आने वाले हैं उनका नंबर, जो मैं समझता हूं दिल्ली में अगर टोटल नंबर, अगर ईमानदारी से चेकिंग हो और ईमानदारी से टेस्टिंग हो, राजेश जी बड़ा मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि टेस्टिंग बहुत कम की जा रही है, टेस्टिंग का नंबर बढ़ना चाहिए। और अगर ईमानदारी से टेस्टिंग की जाएगी तो ये फिगर कम से कम 5 से 7 लाख, 10 लाख तक जा सकता है। अगर ये मान लें कि 10 लाख लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और 10 लाख लोगों में अगर 10% लोगों को भी जरूरत होती है, 10% में बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर बता रहा हूं, नॉर्मली हॉस्पिटल एडमिशन, हाँ 1 लाख बेड तो हमारे पास नहीं है। नहीं। एक आदमी जब बीमार होता है उस 1 लाख में ये समझ लीजिए कि कम से कम 1% लोग जो होंगे वो आईसीयू जाएंगे, यानी कि 10,000 कम से कम। और जो आईसीयू जाएंगे वो बेड ब्लॉक हो गया, समझ लीजिए कि 10 से 15 दिन, 20 दिन, तो 10,000 आईसीयू बेड खत्म। हमारे दिल्ली में आईसीयू बेड ही कितने हैं? कुल ज्यादा से ज्यादा 2,500 आईसीयू बेड है। तो ये मैं एक फ्यूचर प्रेडिक्ट, मतलब एक कैलकुलेटिंग फिगर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल सही होगा, लेकिन एक जो अंदाजा, प्रेडिक्शन होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो फ्यूचर में जिस तरीके से हमारा मेडिकल रिसोर्स अवेलेबल है दिल्ली में और जितने पेशेंट आने की उम्मीद है उसमें बहुत बड़ा मिसमैच है, और इसी वजह से ये क्राइसिस मची हुई है दिल्ली में।